हम लोग कल हम लोग गुलाम वंश का इतिहास पढ़ रहे थे। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? गुलाम वंश का इतिहास। और गुलाम वंश के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने गुलाम वंश का इतिहास पढ़ रहे थे और गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने बलबन का इतिहास पढ़ा। बलबन ने बलबनी वंश का शुरू किया, मैंने आपको बताया था। और बलबन का दो इम्पोर्टेंट चीज मैं चाह रहा हूं कि लास्ट क्लास में मैं नहीं बता सका, तो वो मैं चाह रहा हूं कि आपको डिस्कस कर दें। एक चीज कि गढ़मुक्तेश्वर का उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर है, गढ़मुक्तेश्वर। वो गढ़मुक्तेश्वर में जो मस्जिद है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर बलबन ने लिखवाया कि मैं खुदा का प्रतिनिधि हूं, मैं खुदा का प्रतिनिधि हूं। बात को समझिएगा। बलबन उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है गंगा नदी के किनारे, वहां पर वहां एक मस्जिद पर लिखवाया कि मैं खुदा का प्रतिनिधि हूं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों पर लिखवाया कि मैं खुदा का प्रतिनिधि हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया था कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसका नाम था तुर्कान-ए-चेहलगामी। उसका नाम क्या था? तुर्कान-ए-चेहलगामी। बलबन ने इस तुर्कान-ए-चेहलगामी को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्कान-ए-चेहलगामी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और तुर्कान-ए-चेहलगामी का दमन किसने किया या उसको समाप्त किसने किया? तो बलबन ने किया। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़े। कल मैंने बताया था कि बलबन जिस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, शहजादा मोहम्मद को, वो मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारा गया। लेकिन शहजादा मोहम्मद का एक बेटा था जिसका नाम था कैखुसरो। तो बलबन जो है कैखुसरो को राजा बनाना चाहता था, लेकिन उस समय के जो तुर्की सरदार थे उन लोगों ने कैकुबाद को शासक बना दिया। ये कैकुबाद कौन है? तो कैकुबाद जो है, बलबन ने बंगाल विद्रोह का दमन किया था। मैंने बताया था कि बंगाल में तुगलिक खान ने विद्रोह कर दिया था, तो बलबन ने उस विद्रोह को दबाया और उस विद्रोह को दबाने के बाद अपने बेटे बुगरा खां को वहां का शासक बना दिया, सूबेदार बना दिया। तो बुगरा खां को भी तो दिल्ली के राजा ने, दिल्ली के जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, बुगरा खां को बुलाया था कि आ जाओ तुम दिल्ली शासन करने के लिए। लेकिन बुगरा खां की नहीं, मैं बंगाल में ही काफी खुश हूं। और बंगाल में उसने नासुद्दीन के नाम से अपना एक स्वतंत्र राज्य वंश स्थापित कर दिया और अपने जो कैकुबाद उसका बेटा है, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कैकुबाद के समय में इसका जो वजीर था उसका नाम था निजामुद्दीन। उसका नाम क्या था? निजामुद्दीन। ये निजामुद्दीन जो था तुर्की था और इसका ये जो है कैकुबाद पर नियंत्रण रखना चाहता था। तो कैकुबाद ने क्या किया? सुनाम का गवर्नर था, उसका नाम था आपको फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी को दिल्ली बुला दिया और दिल्ली बुला के इसको जो है शाइस्ता खां का उपाधि दिया। इसको क्या चीज उपाधि दिया? शाइस्ता खां का उपाधि दिया और इसको आरिजे ममालिक बना दिया। आरिजे ममालिक का अर्थ हुआ, मैंने कल बताया था कि बलबन ने एक विभाग का स्थापना किया था, सैन्य विभाग का स्थापना किया था, और उस विभाग का जो हेड होता था दीवाने, सैन्य विभाग को कहा जाता दीवाने अर्ज। और इस विभाग का जो दीवाने आरिज, तो इस विभाग का हेड को आरिज ममालिक कहा जाता था। कहने का आरिज ममालिक का अर्थ हो गया प्रमुख सेनापति, अपना प्रमुख सेनापति बनाया। शाइस्ता खां जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो मंगोल आक्रमण का काफी सामना किया था और सफलतापूर्वक मंगोल आक्रमण को दबाया भी था।
तो कैकुबाद ने इसको दिल्ली बुला लिया और कहा कि आप जो है आपको शाइस्ता खां को उपाधि देते हैं और हम आरिज मुमालिक बना देते हैं, सिर्फ इसलिए कि निजामुद्दीन जो वजीर है ये पावरफुल ना हो जाए। इसको चेक करने के लिए उसने बुलाया। फिर क्या था, कैकुबाद को इसी समय कैकुबाद से कहकर जो है कै खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। लेकिन कैकुबाद को भी लकवा मार देता है। दिक्कत यह है कि कैकुबाद को लकवा मार देता है। तो कैकुबाद को लकवा मार देता है तो इसको भी जो है मरवा के तुर्क अमीर जो है यमुना नदी में फेंकवा देते हैं कैकुबाद को। तो शाइस्ता खां क्या करता है कि कैकुबाद का बेटा है, एक छोटा सा बेटा है क्यूमर्स, जो नाबालिग है, इसका अपहरण कर लेता है और फिर जो है उसको अपने संरक्षण में ले लेता है। लेकिन तुर्क अमीर काफी भारी विरोध करते हैं। लेकिन फिरोज खिलजी जो है इन तुर्की विरोधियों को सफाया कर देता है और अंतिम में क्यूमर्स की भी हत्या करके जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। 1290 AD में। ये कहानी कल भी बताए थे, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दिए कि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। अब जो है जलालुद्दीन इसका नाम है फिरोज खिलजी। इसका समय है 1290 AD से 1296 AD तक। फिरोज खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इसने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का समय कितना से कितना तक है? 1290 AD से 1320 AD तक। बात को समझिएगा, फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और खिलजी वंश का समय है 1290 AD से 1320 AD तक। और फिरोज खिलजी का इसमें समय है 1290 AD से 1296 AD से। खिलजी वंश में कुल मिला के 4 शासक हुए। कौन कौन हुए? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासुद्दीन खुसरो खां। खिलजी वंश में कुल मिला के 4 शासक हुए। कौन कौन शासक हुए? पहला शासक हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शासक हुए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और चौथा शासक हुए नासुद्दीन खुसरो खां। ये कुल मिला के 4 शासक हुए। इन 4 शासकों ने लगभग 30 साल तक शासन किया। मतलब खिलजी वंश 30 वर्षों तक शासन किया। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर कुल मिला के 5 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहला वंश गुलाम था और दूसरा खिलजी वंश था। तो सबसे ज्यादा कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर किसी वंश ने शासन किया तो वह था खिलजी वंश ने ही। ठीक। और सबसे ज्यादा किसने किया? तुगलक वंश ने। शायद मैंने सैयद वंश बोल दिया था फर्स्ट क्लास में, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया और सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने शासन किया। क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना होगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो अफगानी तुर्क था। इसको देखिएगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये अफगानी तुर्क था। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले जो गुलाम वंश के शासक थे वो अपने आप को इलवरी तुर्क कहते थे, है ना? अपने आप को इलवरी तुर्क कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इलवरी तुर्क नहीं था, लेकिन वह कहीं ना कहीं काफी श्रेष्ठ मोहम्मद गोरी के एक दास था, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही अलग तरह का इंपॉर्टेंस था। लेकिन उसके बाद जो इल्तुतमिश आया वो इलवरी तुर्क था। तो इलवरी तुर्क अपने आप को काफी श्रेष्ठ समझते थे। ये तुर्की मूल के ही थे और मतलब इनमें मिलावट नहीं था, शुद्ध तुर्की थे ये। और इन्होंने इलवरी तुर्क होने का दावा किया। उसके बाद जो बलबन भी आया तो वो भी कहीं ना कहीं इलवरी तुर्क होने का दावा करता था, लेकिन था नहीं वो। लेकिन उसने अपने आप को ईरानी जो अर्ध पौराणिक देवता है अफरासियाब का वंशज घोषित किया। और उसने क्या क्या अपने वंश की शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया वो मैंने बताया था कि बर्नी के मुख से कहलवाया कि मैं किसी अकुलीन का अर्थ है गैर तुर्की व्यक्ति को जब भी देखता हूं तो मेरी हाथें जो है तलवार की ओर चली जाती है और मन करता है कि मैं उसका गर्दन काट दूं। तो कहने का अर्थ कि बलबन भी जो था वो गैर तुर्की के प्रति काफी असहनशील था। लेकिन ये जो थे खिलजी वंश जो थे ये अफगानी तुर्क थे। तो कहीं ना कहीं अफगानी जो तुर्क थे
ये इलवरी तुर्क के सामने में नीचे थे, हीन पोजीशन पर थे, ये नीचा थे। इलवरी तुर्क अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और अफगानी तुर्क अपने आप को हीन मानते थे, हीन थे। ये बलबन के समय में जो है एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक सैनिक के रूप में आया था। तब कोई बहुत पावरफुल पोस्ट नहीं था और ये लोग दुरस्त प्रांतों में काम करते थे, मतलब काफी इनका कोई गुलाम वंश के अंतर्गत या इनका कोई पावरफुल पोजीशन नहीं था, छोटे छोटे पदों पर काम करते थे, लेकिन इनमें सैनिक योग्यता थी और इन लोगों ने तेजी से जो है तरक्की करते हुए एक तरह से कह सकते हैं कि गुलाम वंश का अंत कर दिया और खिलजी वंश का स्थापना किया। तो मोहम्मद एक हबीब है, इतिहासकार मोहम्मद हबीब है, वो इस चीज को खिलजी क्रांति कहते हैं, खिलजी क्रांति कहते हैं। मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति कहते हैं। तो इस वंश को खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, थोड़ा हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लें कि खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है। देखिए, अभी तक शासन का अधिकार मूलतः तुर्क के हाथ में था, क्लियर, लेकिन अब जो है अफगानी तुर्क के हाथ में आ गया। तुर्क थे लेकिन ये अफगानी थे, ये उतने शुद्ध नस्ल के नहीं थे जितने ये तुर्क थे। इस समय आपको याद होगा कि बलबन के समय में, नासुद्दीन मोहम्मद के समय में, याद होगा नासुद्दीन महमूद के समय में, वो जो था उसके समय में इमामुद्दीन रेहान नायब ममलिकात बना था 2 साल के लिए, लेकिन उसको शीघ्र ही बलबन जो है पद से हटा देता है। तो कहने का अर्थ कहीं ना कहीं जब तक गुलाम वंश का शासन था तब तक गैर तुर्कों को शासन में कोई अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन अफगानी तुर्क के सामने में आइएगा तो आपको ये तो अफगानी तुर्क थे ही, जैसे खुसरो खां हुए, नासुद्दीन खुसरो खां हुए, इनको प्रशासन में राजा तक बन गए। ये एक गुजरात को जीतने में जिनका हाथ था, जो हिजरा थे, मलिक काफूर, ये भी जो थे, इनको भी इस समय में काफी प्रमुख पोजीशन मिला। हम बताएंगे मलिक काफूर के बारे में कौन है, खुसरो खां के बारे में बताए थे। लेकिन ये लोग दोनों गैर तुर्क थे और गैर तुर्क होते हुए भी खिलजी वंश के अंत समय में एक अच्छे पावरफुल पोजीशन पर आए। तो कहीं ना कहीं जाके अब तुर्की जो नस्ल की श्रेष्ठता थी वह समाप्त हो गया। अब इन लोगों ने इलवरी तुर्क का ही शासन समाप्त नहीं किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि गैर तुर्कों को शासन में शामिल किया, पहली चीज। दूसरा बात यह कि इस समय से पहले आप देखिएगा गुलाम वंश के समय में तुर्की साम्राज्य दिल्ली या उसके आसपास था कि केंद्रित था, लेकिन फर्स्ट टाइम खिलजी समय में आप देखिएगा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ये जो है साम्राज्य फैला। दक्षिण के राज्यों को ठीक है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं मिलाया, लेकिन फिर भी उन पर अपना प्रभुत्व घोषित किया और उनसे नजराना वसूला। तो कहीं ना कहीं ये सब एक अनोखा चीज देखने को मिलता है। दूसरा बात, इस समय मूल नियंत्रण की पद्धति लाई गई। मूल नियंत्रण की पद्धति, ये मूल नियंत्रण की पद्धति न इसके पहले कोई दिल्ली के शासक अपनाए थे, चाहे उसके पहले कोई भारतीय शासक अपनाए हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी ये चीज देखा नहीं गया। तो ये अनोखा इनका सिस्टम था, जो बाजार जिनका सिस्टम था। उसके बाद इन्होंने भूमि का सर्वेक्षण किया, मंगोल आक्रमण का इस तरीके से दमन किया। तो इस सब को मिला के इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी क्रांति का अर्थ हुआ कि अब तुर्की एकाधिकार समाप्त हो गया और शासन और सत्ता में गैर तुर्कों को भी अधिकार मिला। अब जो है दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दिल्ली के आसपास ही नहीं रह के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में फैली। मंगोलों का इन लोगों ने बहुत ही साइलेंट मुकाबला किया। तीसरा चीज ये कि एक अनोखा बाजारवाद सिस्टम लाया, जो कि मूल नियंत्रण पद्धति थी, जो उसके पहले भी कोई नहीं अपनाया था। उसके बाद काफी सैन्य व्यवस्था में काफी सुधार किया। तो ये सब कहीं ना कहीं बताता है कि खिलजियों ने काफी साम्राज्यवाद के दृष्टिकोण से बहुत अनोखा काम किया, इसलिए इसको खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको, कुछ इतिहासकार खिलजी क्रांति को खामोश क्रांति भी कहते हैं, खामोश क्रांति भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति को खामोश क्रांति भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यह बात आप समझ गए होंगे कि खिलजी क्रांति का क्या अर्थ हुआ। खिलजी क्रांति का बस एक ही अर्थ हुआ कि पहले गुलाम वंश के तुर्की एकाधिकार था, अब वो तुर्की एकाधिकार
समाप्त हो गया। अब भारत दिल्ली सल्तनत में गैर तुर्कों को भी अधिकार मिला, प्रशासन में भी मिला। दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार हुआ, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में राजस्थान में सब जीता गया, दक्षिण गुजरात जीता गया, दक्षिण में आपको ये लोग इन लोग की सीमाएं मावर तक पहुंच गई थी, सॉरी काफ़ी दौलताबाद तक पहुंच गई थी, काफ़ी दक्षिण में इन लोग वारंगल वगैरह सब जीत चुके थे। हम बताएंगे सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की सीमाएं अब काफ़ी फैल गई थी, और उसके बाद जो है अगर प्रभुत्व नहीं, अधिराजत्व नहीं, तो प्रभुत्व तो दावा ठोका ही गया और उनसे नजराना वसूला गया। तो ये सब चीज़ देखने को हमें मिलता है। अनोखा बाजारवाद आया, इसलिए इसको खिलजी क्रांति भी मोहम्मद हबीब कहते हैं, और कुछ इतिहासकार इसे खामोश क्रांति कहते हैं। अब हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ें। अब हम लोग इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ें। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का समय 1290 AD से 1296 AD तक है। और मैंने बताया कि कैकुबाब ने इसे दिल्ली बनाया, और ये समाना का गवर्नर था। समाना का गवर्नर था ये, और कैकुबाब ने इसे दिल्ली बुलाया था, और फिर इसे दीवान आरिज और शाइस्ता खां का उपाधि दिया था। इस सब मैंने आपको बताया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मंगोल आक्रमण का तो बहुत ही सफलतापूर्वक सामना किया था, लेकिन जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो काफी उदार हो गया। खिलजी तुर्क के प्रति भी उदार था, और इलवरी तुर्क के प्रति भी उदार हो गया। सबसे बड़ा बात कि इलवरी तुर्क जो उसके विरोधी थे, उसके प्रति भी ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदार रवैया अपनाया। इसके कारण खिलजी जो लोग थे, खिलजी के जो तुर्क लोग थे, ये काफी गुस्साते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कि ये हमारे दुश्मन के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। तो ये काफी सही सनु व्यवहार करता था, काफी सही सनु व्यवहार करता था, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। लेकिन यह कमजोरी है, यह कमजोरी है, अच्छाई नहीं है। एक शासक के लिए सही अच्छा व्यवहार करना, उदार व्यवहार करना अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा चीज ये कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए, शासितों की इच्छा होनी चाहिए। इसका अर्थ समझे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कहना था कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए, मतलब राजा को प्रजा के इच्छा के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। कहने का कि यहाँ अधिसंख्य हिंदू प्रजा है, तो यहाँ पर हम जो सोचेंगे कि हम इस्लामी राज्य स्थापित करें, तो ये संभव नहीं है। हिंदू राज्यों के साथ, हिंदू लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कहा जाता है कि उसके राजभवन से रामनवमी का जुलूस निकलता था, या किसी भी प्रकार का हिंदू पर जुलूस निकलता था, तो वो कुछ नहीं करता था, डिस्टर्ब नहीं करता था। इसके पहले इल्तुतमिश ने भी इस संदर्भ में विचार अपना व्यक्त किया था। अपने वजीर जुनैदी से पूछा था कि क्या हम यहाँ पर इस्लामी राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो जुनैदी ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से इल्तुतमिश को समझाया कि आप भारत में उतने नहीं हैं जितने भोजन में नमक, इसलिए आप यहाँ पर ये सब जो सोचते हैं कि इस्लाम को हिंदुस्तान को लादा जा सकता है, असंभव है। तो कहीं ना कहीं गुलाम वंश के शासकों ने भी उदार रवैया ही अपनाया, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी जो है एक तरह से कह सकते हैं उदार रवैया ही अपनाया। मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक मात्र अभियान करता है, वो है रणथंभौर का अभियान। कौन सा अभियान करता है? रणथंभौर का अभियान करता है, और कोई अभियान ये नहीं करता है। एकमात्र अभियान रणथंभौर का अभियान है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एकमात्र अभियान कौन है, तो यह रणथंभौर का अभियान है। इस समय एक ईरानी दरवेश थे, सिद्दी मौला। ईरानी दरवेश थे, दरवेश सूफी संत को कहा जाता है। ईरानी दरवेश थे सिद्दी मौला। इसको जो है इसने हाथी से कुचलाकर मार दिया था। हाथी से मतलब नीचे बैठा दिया, अगर हाथी को कहा हुआ कि तुम ऊपर से चल जाओ, तो हाथी से कुचलकर मरवा दिया था। ये इसके समय का एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने कल बलबन के समय बताया था कि ईरान में एक मंगोल शासक था हलाकू। तो हलाकू का बेटा तो मर गया, हलाकू तो मर गया, उसका पोता था अब्दुल्ला, और ये मंगोल सेना लेके पहुंच गया था, एक तरह से कह सकते हैं कि सुनाम समाना तक पहुंच गया था। सुनाम समाना और भटिंडा का जो
डिफेंस लाइन था जो बलबन तैयार किया था वहां तक पहुंच गया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको जो है सिंधु नदी के किनारे पराजित किया था, सिंधु नदी के किनारे पराजित किया था। और यहीं पर चंगेज खां का वंशज था उल्लुग खां, वो अपने 4000 मंगोल को लेके इस्लाम धर्म में अपने आप को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर लिया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हें नया मुसलमान का दर्जा दिया और इसको जो है दिल्ली के पास मुगलपुरा में बसा दिया, मुगलपुरा में। और इसी मुगलपुरा को मंगोलपुरी आजकल कहा जाता है। एक चीज और, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक किया था वो किलोखुरी में किया था। कहाँ किया था? किलोखुरी में किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखुरी, दिल्ली में किलोखुरी एक जगह, किलोखुरी का किला है, वहीं किया था। किलोखुरी में इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखुरी के किला में किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था और दामाद भी था। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस समय करा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? करा का सूबेदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी उस समय करा का सूबेदार था। करा का अर्थ हुआ इलाहाबाद। आज का जो इलाहाबाद है उसको करा ही कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बहुत सारा धन लूटा था। कहाँ से लूटा था? तो भिलसा कहाँ है? मालवा में। चंदेरी और देवगिरी में राजा रामचंद्र देव थे जो यादव शासक थे। इन तीनों शासकों को पराजित किया और काफी धन लूट के लाया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजा से काफी खुश होकर, उसके विजय अभियान से काफी खुश होकर 1296 AD में मिलने के लिए जो है करा की ओर गया। और गंगा नदी जैसे ही क्रॉस किया तो अपने बाकी सैनिकों को छोड़ दिया, कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ वो अपने भतीजा से मिलने के लिए करा पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मौका का इंतजार कर ही रहा था और अपने चाचा का हत्या कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन समाप्त हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक अनोखा साम्राज्यवाद का युग शुरू होगा, जिसके बारे में चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आप सुनिएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि ये वीडियो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी, साक्षात्कार के लिए भी, ऑप्शनल के लिए भी, UGC नेट एग्जाम के लिए भी, उसके बाद किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। इससे भी फायदा करेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है मैं इतिहास का बता रहा हूँ, सारगर्भित बातें जो निबंध में आजकल बहुत जरूरत पड़ता है और इंटरव्यू में भी, साक्षात्कार में भी आपको जरूरत पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।